नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं डिबेट का सर्वश्रेष्ठ शो टक्कर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज चीन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बैठक में मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बैठक बुलाने में बहुत देर कर दी है और अभी भी बहुत सारी चीजें अंधेरे में हैं। ममता बनर्जी ने भी सरकार से पारदर्शिता बरतने की मांग की है, लेकिन इस बैठक से पहले ही कुछ दलों ने मोदी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा दिया और बड़ा मोर्चा खोल दिया। आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और AIMIM बैठक में नहीं बुलाए जाने से बहुत नाराज है। इसी बीच राहुल गांधी ने लगातार तीसरे दिन भी ट्विटर पर अपनी लड़ाई जारी रखी और मोदी सरकार पर हमला किया और नरेंद्र मोदी पर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा, सरकार सोती रही जिसका खामियाजा हमारे सैनिकों को भुगतना पड़ा। आज टक्कर में सीधी टक्कर होगी। एक तरफ टीम बीजेपी होगी तो दूसरी तरफ टीम विपक्ष होगी। तो आज का टक्कर का फ्राइडे एडिशन जोरदार होगा। चीन के मुद्दे पर सबको साथ लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों की बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक से पहले ही सियासत शुरू हो गई। राहुल गांधी ने फिर एक बार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अब ये साफ है कि गलवान में चीन ने साजिश रची। सरकार समस्या को टालते हुए गहरी नींद में सोती रही। इसकी कीमत हमारे शहीद जवानों को चुकानी पड़ी। लेकिन राहुल गांधी की पार्टी के बड़े नेता और पूर्व सांसद हुसैन दलवाई तो 2 कदम आगे निकल आए। न जाने कहां से ये सबसे अलग रिपोर्ट निकाल लाए। 20 जवान मारे गए और बिना शस्त्र हो गए थे। एक भी उनका जवान मरा नहीं, सारे हमारे मरे। सोचिए जरा, हमारी न्यूज एजेंसी NI कह रही है कि 40 से ज्यादा चीनी सैनिक हताहत हुए। अमेरिका की एजेंसी कह रही है कि 35 से ज्यादा चीन के सैनिक मारे गए। खुद चीन की न्यूज रिपोर्ट में कहा गया कि हाँ, उनके सैनिक भी मारे गए। लेकिन पता नहीं हुसैन दलवाई कहां से ये रिपोर्ट ले आए कि चीन का कोई सैनिक नहीं मारा गया। लेकिन सियासत चौतरफा है। जरा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का बयान भी सुन लीजिए। सही जानकारी देश को नहीं देना, यह देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। जवानों के बारे में, उनकी शहादत के बारे में आंकड़े छिपाना, देश को गुमराह करना। सवाल है कि क्या इस वक्त ऐसी सियासत उचित है? लेकिन अब हम आपको भारत और चीन के मसले पर सबसे बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि खुद मनमोहन सिंह सरकार में रक्षा मंत्री रहते हुए 2013 में AK एंटनी ने बहुत बड़ी बात कही थी। With the truth, I have no hesitation. Compared to India, in the area of building infrastructure, China is much advanced. Their infrastructure development is superior to India. So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. So as a result, now they have gone ahead of us. इस खुले कबूलनामे के बाद सवाल है कि आखिर क्यों चीन से सटे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया? क्या ये पुरानी सरकारों की चूक नहीं है? इन तमाम मुद्दों पर आज होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और इस समय की बहुत बड़ी खबर, सोनिया गांधी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सोनिया गांधी ने कहा है कि 5 मई के बाद से ही अब बैठक बुलानी चाहिए थी। कई चीजें अभी भी अंधेरे में रखी हुई है। मोदी सरकार अंधेरे में रख रही है देश को। सोनिया गांधी का कड़ा प्रहार सरकार के ऊपर। बहुत स्पष्ट शब्दों में सोनिया गांधी बोली, सभी दलों की बैठक को देरी से बुलाया गया और अंधेरे में रखा गया है। इस समय की बड़ी खबर, हमारे साथ बात करने के लिए कई लोग हैं इस समय। मेरे साथ इस चर्चा में पवन खेड़ा हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रवक्ता। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर अजय आलोक हैं, नेता JDU के। दिनेश वार्ष्णेय, नेता लेफ्ट के। सुधांशु त्रिवेदी, सोनिया गांधी और एक और बड़ी खबर है, राजस्थान में अशोक गहलोत ने धमाकेदार जीत दर्ज करी है। कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट जीत गए हैं, बीजेपी का एक कैंडिडेट हार गया है। अशोक गहलोत कांग्रेस के संकट मोचक बने, क्योंकि वहां पर बहुत तोड़फोड़ की खबरें आ रही थी। तो सीधी लड़ाई में अशोक गहलोत ने
चित्त करा है भारतीय जनता पार्टी को, तो वहां पर राज्यसभा कैंडिडेट बीजेपी का हार गया है। तो अच्छी खबर नहीं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आपके लिए, पहली राजस्थान से, जहां पर राज्यसभा के दोनों कैंडिडेट अपने कांग्रेस जिता के लेकर आ गई है, और सोनिया गांधी ने जबरदस्त अटैक किया है, कहा है कि अंधेरे में अब भी रख रही है सरकार। देखिए, राजस्थान का चुनाव परिणाम आ गया तो अब उसके ऊपर ना कोई बात करने की आवश्यकता, ना राजनीति करने की आवश्यकता है। चुनाव परिणाम आने के बाद उसे ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। जहां तक सोनिया गांधी जी की बात है, जब सरकार पूरी पारदर्शिता से बात कर रही है, और आज का युग तो वैसे ही बहुत पारदर्शिता का है, जो आज से 15-20 साल पहले भी नहीं संभव था। आज पूरे अंतरराष्ट्रीय मीडिया से भी आप सीधे जुड़े हुए हैं। क्या विदेशी एजेंसीज कह रही, क्या ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है, समझ में आ रहा है, वो कह रहा हम एग्रेसर हैं। क्या नाटो का बयान है, वो आज आप पढ़ सकते हैं। क्या अमेरिकन थिंक टैंक्स कह रहे हैं, वो आज आप पढ़ सकते हैं। क्या अंतरराष्ट्रीय अखबार कह रहे हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। चलिए उस पर भी आपको भरोसा ना हो, भारत सरकार के आपको बयान पे तो भरोसा नहीं होगा, चीन की सरकार के बयान पे भरोसा कर लीजिए। उसके बाद भी यदि किसी को नहीं दिख रहा है तो भाई ये तो मैं कहूंगा आदतन है, ये प्रवृत्तिगत है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सवाल तो कांग्रेस पार्टी सदैव से पूछती रही है। कोई भी मुद्दा हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो, आतंकवाद संबंधी विषय हो, और आज चीन का संबंधी विषय हो, तो हमेशा अविश्वास का भाव सरकार के प्रति रखना, हमेशा राष्ट्र विरोधी शक्तियों की बजाय भारत सरकार से सवाल पूछना, वही एक सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है। अन्यथा प्रधानमंत्री जी ने सरकार में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ समय रहते सारी जानकारी सभी नेताओं के साथ साझा की। मेरी उम्मीद है कि आपको भी पवन खेड़ा ने आराम से सुना है 1.25 मिनट, और आप भी पवन खेड़ा को आराम से सुनेंगे। एक सहज बहस होनी चाहिए जो कि बहुत जरूरी है इस समय, इस माहौल में। जब हम इस समय बात कर रहे हैं तो भारत के कई लड़ाकू विमान लेह लद्दाख के आसमानों में घूम रहे हैं, चीन को चेतावनी दे रहे हैं। पवन खेड़ा, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आपको सरकार पे भरोसा नहीं है या फिर आप लोग भरोसा करना नहीं चाहते? नीयत क्या है? 20 अक्टूबर 1962, आप हैरान होंगे अमीश देवगन जी की 1962 की बात तो सुधांशु जी को करनी चाहिए, पवन खेड़ा कर रहा है, मैं करूंगा। शुरुआत इस 1962 से करूंगा। इनका प्रिय सन है, जहां हमें चोट पहुंची थी वो सन इनका प्रिय है। 67 की बात ये करेंगे ही नहीं नाथुला की, जहां हमने चोट पहुंचाई थी चाइना को, पूरे इस देश के इतिहास में पहली बार वो चोट पहुंचाई थी। खैर छोड़िए 67 को। 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेनाओं ने भारत पर हमला बोला। 26 अक्टूबर 1962 को अटल बिहारी वाजपेयी जी जवाहरलाल नेहरू जी से मिलने गए, एक डेलीगेशन लेकर 4 लोग, और उनसे मांग की कि आप तुरंत एक विशेष सत्र बुलाइए संसद का, देश की सीमाएं खतरे में। नेहरू जी ने 1 सेकंड नहीं लगाया, स्वीकार किया, और 8 नवंबर को विशेष सत्र हुआ। अमीश देवगन जी, मेरे राज्य से एक इंडिपेंडेंट सांसद थे LM सिंघवी साहब, उन्होंने कहा साहब इसको सीक्रेट सेशन रखते हैं, अच्छा नहीं लगता, आप पर बहुत हमला होगा। नेहरू जी को कहा उन्होंने। अटल जी ने कहा कि भाई मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे विशेष सत्र चाहिए। कई लोगों ने नेहरू जी को सलाह दी कि नहीं इसको है ना सीक्रेट रखिएगा, बहुत हमला होने वाला है आप पर। नेहरू जी ने क्या जवाब दिया? ये लोकतंत्र है, अगर मुझसे ये प्रश्न पूछना चाहते हैं तो ये देश के प्रश्न हैं, मैं चाहता हूं ये मुझसे पूछें और देश मेरे इनके प्रश्न भी सुने और मेरे जवाब भी सुने जी। वो होता है लोकतंत्र। उस वक्त किसी ने ये नहीं कहा अटल जी को कि अरे सियासत मत करिए। और जब 8 नवंबर को संसद का वो सत्र हुआ अमीश देवगन जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुंह से आग के गोले बरस रहे थे नेहरू जी के खिलाफ। शर्मिंदा, आपको शर्म आनी चाहिए, आपने देश का सर झुका दिया। तमाम तरह की बातें उन्होंने कही, लेकिन एक बार भी पलटकर किसी कांग्रेस के नेता ने अटल जी को यह नहीं कहा कि अटल जी अभी सरहद पर एक्शन चल रहा है, सियासत मत करिए। 1 सेकंड, थोड़ा पास मुझे 5 सेकंड और दे दीजिए। आप 15 सेकंड ले लीजिए, 15 सेकंड ले लीजिए, आज की बात भी कर लीजिएगा। अभी आपने इतिहास के पन्नों की बात से आपने कार्यक्रम शुरू किया, तो मैं जरा बता दूं, आज की बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप हम पर आरोप लगा रहे हो जब हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे आप अपनी छवि की चिंता करना बंद करिए। 4 साल है चुनाव में, सीमाओं की चिंता करिए। आप अपनी छवि को बचाने के चक्कर में सच को छिपाए चले जाते हो। आज अखबारों से मालूम पड़ता है कि 10 हमारे जवान उनके कब्जे में थे और छूटे अब। और जवान अगर उनके कब्जे में थे, सेना का रक्षा मंत्रालय का स्टेटमेंट क्या आया? नहीं आया ना। जहां रक्षा मंत्री को स्टेटमेंट देना चाहिए, वहां विदेश मंत्री आकर झूठा स्टेटमेंट देते कि हथियार थे उनके पास। आज सुरेंद्र सिंह, हवलदार सुरेंद्र सिंह के पिता का स्टेटमेंट पढ़िए
उन जो घायल हो चुका है उसके पिता ने कहा कि हथियार नहीं। इसने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। बेहतर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से एक मदद ये भी मिली है कि हमारे जवान जो उस कठिन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं, उन्हें साजो सामान पहुंचाने में आसानी हुई है। साथियों, राष्ट्रहित, देशवासियों का हित हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। मैं आप सभी को, सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। आप सभी ने इस बैठक के लिए अपना समय दिया, अपने मूल्यवान सुझाव दिए। इसके लिए मैं सभी दलों का, आप सभी नेतृत्वगण का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके सुझाव आगे की रणनीति में बहुत लाभकर्ता होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार इस एकता का संदेश देने में आप जो बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं, वे सेना का मोरल तो बढ़ाएगा, देश के लोगों की हिम्मत बढ़ाएगा, लेकिन दुनिया को भी जो संदेश जाना चाहिए वो पहुंचेगा। और इसलिए आज की मीटिंग में आपकी सकारात्मक भूमिका का बहुत मूल्य है, उसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। और इसलिए भी आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। सभी दलों की बैठक हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही जिसमें कहा कि चीन को जवाब देने के लिए अब देश तैयार है, देश एकजुट है। चीन का भारत की सीमा में आने की जो बातें थी उन सबको साफ नकारा। प्रधानमंत्री ने साफ इनकार किया और कहा कि चीन से मुकाबला करने के लिए हर तरह से
हमारी सेनाएं तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं 100 बात की एक बात में। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में ऑस्ट्रेलिया से लौटे कांग्रेस विधायक वाजिब अली के वोटिंग में हिस्सा लेने पर विवाद हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया और वोट डालने पहुंच गए, जिसके बाद चुनाव अधिकारियों ने उन्हें वोट डालने से रोक दिया। लेकिन बाद में वाजिब अली को चुनाव अधिकारी से पीपीई किट पहनकर मतदान करने की अनुमति मिल गई और उन्होंने पीपीई किट पहनकर वोट डाला। मतदान के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाकर जीत का भरोसा जताया। इस बीच बीजेपी ने वाजिब अली के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उन्होंने महामारी एक्ट का उल्लंघन किया। जब वैकल्पिक व्यवस्था इनके पास और थी मतदान करने की, तो वो उसको उपयोग बजाय उनको लाके और विधायक और अधिकारियों के जीवन को संकट में डालने का काम कर रही है सरकार। हमने आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन कांग्रेस विधायक वाजिब अली ने बीजेपी की आपत्ति को गलत ठहराया और अपनी जिम्मेदारियों का हवाला दिया। साथ ही उन्होंने अपनी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने का भी जिक्र किया। होम आइसोलेशन के साथ साथ इंसान की जो जिम्मेदारियां हैं, जो जरूरतें होती हैं, जो कंपल्सरी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उसके तहत आदमी अपनी ड्यूटी निभाएगा। एज ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन एंड मेंबर ऑफ दिस लेजिस्लेटिव असेंबली, आई हैव ए ड्यूटी टू वर्क एंड आई केम फॉर वर्क। आके वो करवा लिया था टेस्ट, कोविड का टेस्ट करवा लिया गया है और वो भी नेगेटिव है। दक्षिणी चीन के एक इलाके में पहाड़ खिसकने से गिरे मलबे की चपेट में आए एक स्कूटर सवार की जान बाल बाल बच गई। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां पास में ही एक सड़क थी और कई गाड़ियां वहां से गुजरती दिखाई दी। तभी पहाड़ खिसकने से उसका मलबा सड़क पर आ गिरा। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वहां से गुजर रहे इस स्कूटर सवार को पता ही नहीं चल सका और जब तक वो अपने स्कूटर को रोक पाता, मलबा उसके रास्ते में आ गया, जिससे वो स्कूटर समेत जमीन पर गिर गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि जमीन पर गिरते ही वो खड़ा होकर दौड़ पड़ा, लेकिन उसका स्कूटर मलबे से पूरी तरह ढक गया। शिल्पा शेट्टी ने योग दिवस के दिन घर पर ही योग करने की अपील की। शिल्पा शेट्टी ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी से अपने घर पर ही योग करने की अपील की। मैं हमेशा कहती हूँ, योगा से ही होगा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। चीन से विवाद के बीच खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ पूर्व सैनिकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें इन पूर्व सैनिकों ने अब भी देश के लिए अपनी सेवाएं देने की बात कही। हिंदुस्तान को अभी भी किसी भी समय जरूरत पड़ने पर हम मर मिटने के तैयार हैं। जय हिंद, जय हिंद। लद्दाख से सांसद जामग्याल शेरिंग नामग्याल ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और साफ किया कि इस मामले पर भी लद्दाख की जनता सरकार के साथ है। जो भी सरकार निर्णय ले उसको हम लद्दाख वाले पूरे जो है सरकार के समर्थन में है। प्रधानमंत्री ने जैन आचार्य महाप्रज्ञ की 100वीं जयंती पर उन्हें याद किया और बताया कि उन्होंने योग से कई लोगों को तनाव से उबरने की कला सिखाई थी। योग के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने डिप्रेशन फ्री लाइफ की कला सिखाई। अनुष्का शर्मा की नेटफ्लिक्स पर जल्द रिलीज होने वाली फिल्म बुलबुल का ट्रेलर जारी कर दिया गया। पूजो के दिन खा गई चुड़ैल महेंद्र को। इंसान है, आदमी है। किसी को देखा, कुछ सुना? नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर में हत्या के आरोप में एक लड़के की पुलिस के सामने पिटाई की गई। लोगों ने आरोप लगाया कि 2 दिन पहले वो लड़का एक बच्ची की हत्या करने के बाद गांव से फरार हो गया था, जिसे डीएम ऑफिस के पास देखे जाने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। डीएम ऑफिस पर तैनात कुछ पुलिस वालों ने गुस्साए लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने और उस पर टूट पड़े। थोड़ी ही देर में कुछ और पुलिस वाले वहां पहुंच गए और पिट रहे लड़के को भीड़ से छुड़ा लिया और उसे चारों तरफ से घेर लिया ताकि लोग उस पर फिर हमला न कर सकें। घटना की जानकारी मिलते ही बड़े अधिकारी भी वहां पहुंच गए और आरोपी को हिरासत में ले लिया। प्रशासन से यही मांग है कि वो खोजबीन करके इनको सजा दे, फांसी की सजा दे। सौभाग्य की एक बात है कि बच्ची की हत्या से नाराज लोग इस लड़के की तलाश में थे। वो जैसे ही पकड़ में आया, लोगों ने पुलिस की भी परवाह नहीं की और खुद ही उसे पीटने लगे। हालांकि पुलिस ने जल्द ही हालात को काबू में कर लिया और इस मामले की जांच में जुट गई। अमेरिका के अलास्का में घने जंगल के बीच में रखी एक पुरानी बस को हेलीकॉप्टर की मदद से हटा दिया। जंगल में फंसे एक आदमी ने इस बस में कई महीने बिताए थे, जिस पर इनटू द वाइल्ड नाम की एक फिल्म भी बनाई जा चुकी।
लेकिन सुरक्षा की वजह से इस बस को वहां से हटाने का फैसला लिया गया। इस काम के लिए सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। इस हेलीकॉप्टर ने रस्सियों की मदद से बस को हवा में उठा लिया। एक ऊंचाई तक पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर इस पुरानी बस को लेकर वहां से बाहर निकल गया। ये बस करीब 60 साल से वहां खड़ी थी, जिस पर इनटू द वाइल्ड नाम से एक किताब लिखी गई और बाद में इसी नाम से एक फिल्म भी बनाई गई। सौभाग्य की एक बात यह कि फिल्म बनने के बाद इस बस को देखने के लिए कई लोग जान जोखिम में डालकर वहां पहुंचने लगे। खतरनाक इलाका होने की वजह से इनमें कईयों की जानें भी गईं, लेकिन कई लापता हो गए। ऐसे में लोगों को हादसे से बचाने के लिए इस बस को वहां से हटाने का फैसला लिया गया। कोरोना से जंग लड़ रहे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को प्लाज्मा थेरेपी दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने और सांस लेने में दिक्कत की वजह से उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। इसे देखते हुए उन्हें दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा उनकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टर उन्हें प्लाज्मा थेरेपी देने पर भी विचार कर रहे हैं। कोरोना के ठीक हो चुके मरीजों के खून में जो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, उसे ही प्लाज्मा कहते हैं। इस प्लाज्मा को ही डॉक्टर ठीक हो चुके लोगों से कोरोना के मरीजों में चढ़ाते हैं और दिल्ली में पहले भी कई मरीजों पर इस थेरेपी का इस्तेमाल हो चुका है। सत्येंद्र जैन की उम्र 55 साल से ज्यादा है, इसलिए उन्हें खतरा ज्यादा बताया जा रहा है, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर उनके जल्द ठीक होने की कामना की। कोरोना होने से पहले सत्येंद्र जैन आखिरी बार गृह मंत्री अमित शाह से ही मिले थे। उनके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपराज्यपाल भी मौजूद थे, जिन्हें डॉक्टर की सलाह के बाद क्वारंटीन करने पर फैसला हो सकता है। उनकी तबीयत थोड़ी सी, आज उनका निमोनिया बढ़ गया। आज सिटी स्कैन उनका लेटेस्ट जो आया उसमें कम होने की बजाय निमोनिया के पैचेस जो उनके लंग्स में थे वो ज़्यादा बढ़ गए। सुबह से उनको थकान और ज़्यादा और गिडीनेस बढ़ने लगी। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में पंजाब के संगरूर का एक बेटा गुरबिंदर सिंह भी शहीद हो गया, जिसकी खबर मिलते ही शहीद के घर मातम पसर गया। शहीद गुरबिंदर सिंह की 3 महीने बाद शादी होने वाली थी, लेकिन इससे पहले उनके शहीद होने की खबर घर पहुंच गई, जिसके बाद गुरबिंदर सिंह के घर पर मातम पसर गया। इलाके में शोक की लहर फैल गई। श्रद्धांजलि देने के लिए घर पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। शहीद जवान की मां ने भी अपने बेटे को श्रद्धांजलि देते हुए तस्वीर पर फूल चढ़ाए। इसके बाद उन्होंने उस तस्वीर को अपने आंचल से साफ किया और फिर उसे चूमती नजर आई। 3 महीने बाद उनकी शादी तय थी, लेकिन अब उनकी शहादत की खबर यहाँ पर आई है। इस वक्त उनके परिवार में सब महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी माताजी हैं चरणजीत कौर, जो कि इस वक्त काफी गहरे सदमे में हैं। बूढ़ी मां बेटे के गम में बेसुध हो गई। आंचल से आंसुओं को छिपाती रहीं, लेकिन दर्द छलक ही गया। मुंह को ढककर वो जोर जोर से रोने लगी। सिर्फ मां ही नहीं, गुरबिंदर की बहन भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो कभी मां से लिपट कर रोती तो कभी रोती मां को ढांढस बनाती दिखी। दुख की इस घड़ी में परिवार वालों के साथ आसपास के कई लोग उन्हें दिलासा देते नजर आए। वहीं अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल भी शहीद को श्रद्धांजलि देने वहां पहुंचे। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में शहीद हुए गुरबिंदर सिंह को पंजाब के संगरूर में अंतिम विदाई दी गई। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए पूरे इलाके के लोग उमड़ पड़े और शहीद का शव पहुंचते ही लोगों का हुजूम उनके घर तक पहुंच गया। सभी लोगों ने फूल बरसाकर गुरबिंदर सिंह को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। चीन से जारी विवाद पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए सरकार पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। उन्होंने गलवान में चीन के हमले को पहले से रची साजिश का नतीजा करार दिया और आरोप लगाया कि इस दौरान भारत सरकार गहरी नींद में सो ही रही। राहुल ने दावा किया कि इसी की कीमत हमारे जवानों को शहीद होकर चुकानी पड़ी। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को कांग्रेस की बौखलाहट करार दी। बीजेपी नेता शिव प्रताप शुक्ल ने राहुल को देश हित में बात करने की सलाह दी। कांग्रेस पार्टी हर शब्द जो बोलती है वो बौखलाहट की बोलती है। सबको देश के साथ रहना चाहिए। कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है, उसके प्रमुख नेता को भी देश की भाषा बोलनी चाहिए। सौभाग्य की एक बात यह कि गलवान घाटी में शहीद हुए संगरूर के गुरबिंदर सिंह के घर मातम है, लेकिन पूरा देश इस गम में परिवार वालों के साथ खड़ा है। हालांकि घर वालों के लिए इस सदमे से उबर पाना आसान नहीं है। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम अगले हफ्ते से अभ्यास शुरू करेगी। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की 24 खिलाड़ी सोमवार से अभ्यास शुरू कर देंगी।
इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को इस साल कभी भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ वनडे और T20 सीरीज होने की उम्मीद है। नागपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में गोलाबारी की, जिसका सुरक्षा बल ने करारा जवाब दिया। उत्तराखंड के चंपावत में हुई भारी बारिश से सड़क पर मलबा आने से कई गाड़ियां फंस गईं। पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबी ब्रायंट की मौत के मामले में जांच एजेंसी ने आशंका जताई कि पायलट को लग रहा था कि हेलीकॉप्टर ऊपर उठ रहा है, लेकिन वो तब नीचे गिर रहा था। जानकारों का कहना है कि जहां विमान से दूर कम दिखाई दे तो ऐसा हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। अमेरिका में जनवरी में हुए इस हादसे में कोबी ब्रायंट के अलावा उनकी बेटी और 5 लोगों की मौत हो गई थी। हरियाणा में नौकरी से निकाले गए शिक्षकों का गुस्सा राज्य सरकार के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। टीचर भर्ती घोटाले के आरोप में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के करीब 2000 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद इन टीचरों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी कड़ी में कुछ टीचर गुरुग्राम में एक सड़क के किनारे टेंट लगाकर विरोध प्रदर्शन करते दिखे। हाथों में पोस्टर पकड़े इन प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। हमारी नौकरी कर्मचारी एकता। इतना ही नहीं, प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने सिर मुंडवाकर नौकरी से हटाए जाने का विरोध किया। नौकरी निकाल दिया, उसका हम रोड पे आ गए हैं। अब हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि भाई कैसे भी करके हमारी नौकरी बहाल करो। साल 2010 में राज्य के अलग अलग स्कूलों में इन लोगों की भर्ती शारीरिक शिक्षक के तौर पर हुई थी। सौ बात की एक बात है कि हरियाणा के स्कूलों में पिछले 10 साल से नौकरी कर रहे इन शिक्षकों की नौकरी चली गई, क्योंकि इन शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगा। यही वजह रही कि नौकरी से हटाए गए टीचरों ने प्रदर्शन किया और सरकार से मदद की अपील की। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक गोल्फ क्लब ने गोल्फरों की मदद के लिए खास तरह के रोबोट तैनात किए। ये रोबोट गोल्फ खेलने वालों का सामान लेकर उनके साथ चल सकते हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में ये रोबोट एक गोल्फर का सामान लेकर उसके पीछे चलता नजर आया। उसके रुकते ही रोबोट भी रुक गया, जिसके बाद उस खिलाड़ी ने रोबोट में रखी अपनी गोल्फ स्टिक निकाली और खेल शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो जैसे ही दोबारा आगे बढ़ा, रोबोट फिर उसके पीछे चलने लगा। 3 पहियों वाले इस रोबोट में खास तरह का सेंसर लगा है जो गोल्फर को पहचान कर अपने आप उसके पीछे चल सकता है। Wants to walk alone, this will follow them with the remote that they attach to the back of their hip. इस रोबोट में गोल्फ स्टिक और जरूरत का दूसरा सामान आसानी से रखा जा सकता है। सौ बात की एक बात यह कि गोल्फरों को अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कर्मचारियों या बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन इस रोबोट की वजह से वो बिना किसी की मदद लिए अकेले ही प्रैक्टिस कर सकें। चीन के फुजान में एक कार 2 ट्रकों के बीच में पिस गई। ये कार ट्रैफिक सिग्नल पर मौजूद ट्रक के पीछे खड़ी थी, लेकिन तभी पीछे से आए एक ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार दोनों ट्रकों के बीच में पिस गई। इससे पहले वो कार एक ट्रक के पीछे खड़ी नजर आई। ये ट्रक ट्रैफिक सिग्नल के हरा होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक दूसरा ट्रक आया जिसने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार कई मीटर घिसटते हुए आगे खड़े ट्रक से जा टकराई। पीछे से आ रहा ट्रक भी कार समेत पहले ट्रक से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों के बीच में मौजूद कार बिल्कुल पिचक गई। इस टक्कर के बाद कार में बैठे लोगों का क्या हुआ? सिर्फ 3 मिनट के ब्रेक के बाद